आज के इस अंक में हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की। फर्स्ट एड डे मनाया क्यों जाता है, किस तरह फर्स्ट एड दी जाती है, इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक चौहान जी। ये एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। तो इनसे जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है फर्स्ट एड डे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसके साथ की सावधानियाँ क्या क्या हैं, ये सभी आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार दीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फर्स्ट एड एक ऐसी विधा है जिसकी जानकारी के द्वारा हम लोग न जाने कितनी जानें बचा सकते हैं। फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर जानकारी दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को हो तो ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग तरह की कितनी सारी बीमारियों में हम लोग फर्स्ट एड देकर बहुत सारी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम लोग काफ़ी सारी बीमारियों में लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ये जो फर्स्ट एड दिवस मनाया जाता है ये प्रत्येक सितंबर के महीने में जो दूसरा शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है और इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसे हम लोग अब सारी दुनिया में मनाते हैं और इसमें कोशिश करते हैं हम लोग कि आम जनता को जितनी ज़्यादा हम जानकारी दे पाएँ फर्स्ट एड के बारे में, अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में, कैसे फर्स्ट एड से हम लोग लोगों की जान बचा सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के साथ एक कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है गोल्डन आवर का। ये गोल्डन आवर क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी दीक्षा जी, ऐसा है कि गोल्डन आवर कोई भी बीमारी जब शुरू होती है इसका ज़्यादा चलन तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो ट्रॉमा है जिसमें कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, उसके बाद जो पहला घंटा है उसके अंदर अगर हम लोग एक्शन लें और फर्स्ट एड किसी को प्रोवाइड करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसको जान बचा सकते हैं, उसका जो ब्लड लॉस है वो रोक सकते हैं। हार्ट अटैक में अगर हम लोग जल्दी डायग्नोसिस बना करके इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाकर ईसीजी करके, स्ट्रोक में 4 घंटे या 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा पाएँ किसी मरीज़ को तो उसका इंजेक्शन लगा करके पूरा जो उसका ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग है उसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। सिमिलरली हार्ट अटैक में भी इंजेक्शन के द्वारा हम लोग क्लॉट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर की पहले घंटे के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें सेप्सिस बोलते हैं, उसमें अगर हम पहले घंटे के अंदर इंजेक्शन लगा दें, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दें, उससे बहुत सारी जानें बचती। तो ये जो पहले घंटे का कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का, ये बहुत सारी बीमारियों में लागू होता है। स्नेक बाइट में होता है, बी बाइट में होता है और बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ जिसमें कि आदमी की जान जा सकती है। बट जितना जल्दी हम लोग, टाइम इज़ लाइफ कहते हैं ना, जितना जल्दी हम लोग मरीज़ को लाते हैं उतना हम जान बचा सकते हैं। सर, हमने जाना फर्स्ट एड होती क्या है, अब हम जानना चाहेंगे कि अलग अलग बीमारियों के लिए क्या फर्स्ट एड अलग अलग होती है या सभी बीमारियों के लिए एक ही फर्स्ट एड होती है। फर्स्ट एड बिल्कुल अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होती है। हाइपोग्लाइसीमिया जैसी जिसमें शुगर की कमी हो जाती है, उसके अंदर आपको शुगर देनी है, चॉकलेट देनी है, टॉफ़ियाँ खिला सकते हैं। उसके लिए लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या हैं। जैसे घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, कंपन हो सकता है। और अगर घर में कोई मरीज़ जो पहले से शुगर का मरीज़ है और शुगर की दवाइयाँ खा रहा है, उसको पहले से पता होना चाहिए कि उसको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड शुगर कम हो सकता है। इसी तरह से हर बीमारी के लिए अलग अलग फर्स्ट एड होती है और इसलिए बीमारी जो आपको लगता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई ख़ास तरह की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी है, शुगर की बीमारी है, किसी को अधरंग हुआ है, उसको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, समय समय पर डॉक्टरों से ये जानकारी लेते रहना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं और कहीं इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर फर्स्ट एड की जानकारी दी जाती है, तो वहाँ जाकर भी आप लोग जो है वो जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आपको ये सबसे पहले देखना है कि क्या बीमारी है जो हो सकती है आपके घर में किसी व्यक्ति को या किसी मरीज़ को, और उसके रिलेटेड क्या फर्स्ट एड है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है जिसमें आप लोग जनता तक ये अलग अलग बीमारियों की जानकारी फर्स्ट एड में पहुँचा रहे हैं। हिमाचल की अर्थव्यवस्था जैसे हम जानते हैं कि कृषि पर आधारित है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्नेक बाइट है इसके केसेस होते हैं, इससे कैसे डील किया जा सकता है फर्स्ट एड के माध्यम से। जी, अब सांप अगर हम देखें, 100 सांप अगर किसी को काटते हैं उसमें से 90% जो सांप के काटने के केसेस होते हैं उसमें जहर नहीं होता है। एक तो सबसे पहले जो अधिकतर सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, जहरीले सांप बहुत कम पाए जाते हैं। और जहरीला सांप भी काटता है तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसने उतना जहर उतनी मात्रा में ना छोड़ा हो। सांप काटता है अपनी सुरक्षा के लिए, पर हाँ किसी सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तो हो सकता है थोड़ा जहर ज़्यादा छोड़ दे।
सांप के काटने के जो हिमाचल में जो केसेस देखे जाते हैं उसके अंदर एक तो कोबरा होता है और एक क्रेट होता है, उसके अलावा कुछ वाइपर्स होते हैं। और हिमाचल की बात करें तो ग्रीन पिट वाइपर जो है, हरे रंग का जो सांप है, ये हिमाचल में काफ़ी पाया जाता है। तो जो ये वाइपर्स होते हैं इनके काटने से शरीर से कहीं खून बहना शुरू हो सकता है, हमारे जो मुंह के अंदर जबड़ों से या गम से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है अगर उसका इलाज ना किया जाए। और जो क्रेट और कोबरा हैं, इनके काटने से आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, उसकी धीरे धीरे आंखें खोलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और उसको धीरे धीरे सांस रुक सकता है, तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जहाँ तक फर्स्ट एड की बात है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ पर भी सांप ने काटा है उस जगह को बिल्कुल ना छेड़ें। और अगर टांग में काटा है तो वो व्यक्ति चलने की कोशिश ना करे, क्योंकि जितना मांसपेशियों का इस्तेमाल करेंगे, मांसपेशियों के मूवमेंट से वो जो जहर है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और सारे शरीर में फैल सकता है। अगर हाथ में काटा है तो हाथ को भी ना हिलाएं। जिस हिस्से में सांप ने शरीर के जिस हिस्से पर काटा है उस हिस्से को जितना कम हिलाया जाए उतना जहर वो कम फैलता है। तो जिस तरीके से हम लोग किसी फ्रैक्चर के पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उस हिस्से को जितना कम हो सके हिलाए बिना, उसी तरीके से सांप के कांटे को भी बिल्कुल फ्रैक्चर की तरह ही हमें हॉस्पिटल पहुंचाना होता है कि उस हिस्से को आप एक लकड़ी के फट्टे के साथ उसके ऊपर रुई रख करके उसको आराम से बांध करके व्यक्ति को उठा करके हॉस्पिटल लाएं, वो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें फिर जहर को शरीर तक पहुँचने में कम समय लगता है और तब तक वो इलाज शुरू हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोग झाड़ फूँक के लिए निकलते हैं, उसमें समय की बर्बादी होती है। और कुछ लोग काटने की कोशिश करते हैं सांप का जो जहाँ पर काटा है, तो वो काटना वो सब कुछ नहीं करना चाहिए, उसको चूसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहर को जहाँ पर काटा है वो स्किन में होता है, स्किन से ब्लड तक जाने में और सारे शरीर तक फैलने में वक्त लगता है। उतनी देर में आजकल तो हिमाचल में सब जगह पर हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सब जगह एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता हिमाचल में ऐसी जगह होगी जहाँ पर कि आप आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर बड़े हॉस्पिटल में ना पहुँच पाएँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि झाड़ फूँक की जगह आप सीधा पेशेंट को एम्बुलेंस में या अपनी गाड़ी में ले जाकर के हॉस्पिटल पहुँचाएँ और बिना किसी छेड़छाड़ के। आमतौर पर हिंदुस्तान में करीबन 1.5 लाख लोगों को हर साल सांप काटता है, जिनमें से करीबन 10,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो कुछ बातें जो हम ध्यान रख सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचा सकें, वह आज मैं सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारी जब भी कोई सांप काटता है तो करीबन 90% बार वो सांप अपना जहर नहीं छोड़ता है, इसलिए हमें पहले तो घबराना नहीं चाहिए और उस इंसान को हिम्मत देनी चाहिए। दूसरा, आमतौर पर यह चलन है कि जब भी कोई सांप काटता है तो हमें उसे झुलाने के लिए ले जाना चाहिए, उस पर कोई जड़ी बूटी लगानी चाहिए, पर ऐसा करने से आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जितने जल्दी मरीज को अस्पताल लेकर आएंगे उतने ही जल्दी उसका इलाज शुरू हो सकता है। सांप के काटने का असर कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों के बीच में आ सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाएं। जब भी कोई सांप काटता है तो जहां पर सांप ने काटा है वहां पर कोई भी दवाई, कोई भी लेप, कोई भी चाकू से काटकर जहर निकालने की कोशिश या चूस कर उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस अंग को किसी भी धागे या फट्टे पर रखकर या फिर उस इंसान को बिल्कुल भी ना चलाए बिना उसे उठाकर अस्पताल ले आना चाहिए। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है हार्ट अटैक की। अमूमन देखा गया है कि सीने में कोई भी दर्द हो तो उसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं और इसे कैसे उपचार दिया जा सकता है। बहुत कॉमन सी समस्या है और हमारे पास अगर इमरजेंसी में 100 मरीज़ आते हैं, 100 में से कम 4 या 5 ऐसे होते हैं जिनको कि सीने में दर्द है और उनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में हमारे सीने के बीचों बीच ज़्यादातर पेन होता है, जो बिल्कुल सेंटर में, और आदमी अपने फिस्ट को ऐसे रखता है, ऐसे लगता है जैसे कोई हाथी ने पैर रखा हो, तो वो टिपिकल सिम्टम होता है हार्ट अटैक का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेफ़्ट साइड पे अगर चेस्ट पेन हो रही है तो वही हार्ट अटैक है। वो एक कॉमन सी भ्रांति जिसको हम बोल सकते हैं। सेंटर की जो पेन है वो ज़्यादा सजेस्टिव है हार्ट अटैक के लिए, और वो पेन होगी, सडन ऑनसेट हो सकती, कभी भी हो सकती है, और वो कॉन्टीन्यूस रहेगी, वो बीच में ख़त्म नहीं होती है और चलने से बढ़ सकती है। जो हार्ट अटैक की पेन है तो उसमें आदमी को पसीना आ सकता है, उल्टी लग सकती है ना, बेहोश भी हो सकता है, और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से आदमी की बेहोशी भी आ सकती है। तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई पुरानी हार्ट की बीमारी है, या आपको कभी पहले अधरंग का दौरा पड़ा है, तो चांसेस हैं कि हार्ट अटैक भी आपको कभी पड़ सकता है। कभी भी अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम आए कि आपकी छाती में दर्द उठा है अचानक से, और वो ज़रूरी नहीं छाती में, कई बार नाभि के ऊपर पेट के हिस्से में भी पेन हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको
एसिडिटी बोल करके वो डाइजीन या कोई और दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ खा करके घर में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि एसिडिटी है और उनकी सडन डेथ हो जाती है रात में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में ऐसे केसेस पाए गए हैं कि वो 1-2 दिन तक एसिडिटी की दवाइयाँ खाते रहे जबकि वो था हार्ट अटैक। तो कभी भी नाभि से ऊपर कोई किसी तरह का भी डिस्कम्फर्ट और हमेशा हार्ट अटैक में पेन नहीं होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में ऐसा अक्सर पाया जाता है कि उनको दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उनका सांस फूल सकता है, धड़कन हो सकती है और उनको हो सकता है दर्द ना हो, क्योंकि उनके कई बार नसें जो हैं शुगर की वजह से ऐसी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसमें दर्द नहीं होता है। उसको पेनलेस हार्ट अटैक भी बोलते हैं। लगभग 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेन नहीं होता है। नमस्कार, मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हार्ट अटैक वर्ल्ड में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण है। जो कुछ गलतियाँ जो हम लोगों को करते हुए देखते हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड पे जो छाती में दर्द होती है वही हार्ट अटैक होता है, बाकी हर जगह कोई भी दर्द है वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। पर ऐसा पाया गया है कि नाभि के ऊपर कहीं पे भी दर्द है, चाहे वो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, गर्दन में है, बाजू में है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। आपको जल्द से जल्द अपने नियर बाय मेडिकल सेंटर पे पहुंचना है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक में टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जितना जल्दी आप अपने नियर बाय सेंटर पे पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है और उतना ही आपको बाद में हार्ट आपका बचा रह सकता है। तो जल्दी से जल्दी आपको एक ऐसे सेंटर पर पहुँचना है जहाँ पे ECG की फैसिलिटी अवेलेबल हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको कम से कम फिजिकल एक्टिविटी यानी कम से कम काम करना है, कम से कम चलाना है अपने मरीज़ को, जितना हो सके उन्हें बिना चलाए, बिना कुछ काम किए हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं स्ट्रोक यानी अधरंग की। लोगों में इसके संबंधित भी कई भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं कि इसे सुपरस्टिशन यानी झाड़ फूंक से भी हटाया जा सकता है। इससे संबंधित आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, अधरंग में आजकल इलाज संभव है। जैसे हम हार्ट अटैक के मरीज़ को क्लॉट डिज़ोल्व करने की दवाई देते हैं, वैसे अधरंग के लिए भी आजकल अगर आप समय से हॉस्पिटल आ गए हैं, आपका CT स्कैन में उन्होंने CT स्कैन करके आपका ये रूल आउट कर दिया कि आपको ब्लीडिंग नहीं है ब्रेन के अंदर और ये क्लॉट की वजह से आपका अधरंग हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्लॉट डिज़ोल्व करने की दवाई देते हैं। बहुत सारे केसेस आजकल बहुत जल्दी आ रहे हैं हमारे पास, हम CT स्कैन करके, और CT स्कैन जैसे ही होता है वो हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही इंजेक्शन लगा करके उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें ध्यान यही रखना है कि जैसे ही दिन में आपको कभी भी ऐसा लगे कोई आपके घर में आसपास कोई पड़ोस में मरीज़ है जिसको कि अधरंग की जैसी शिकायत है, उसमें मुंह की कमज़ोरी हो सकती है, बाजू की कमज़ोरी हो सकती है, टांग की कमज़ोरी हो सकती है और वो हिस्सा चलना बंद कर सकता है या बोलने में दिक्कत आ रही है, ये कॉमन सिम्टम है। और कुछ लोगों को चलते हुए धक्के लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्टम है, सबसे पहला तो कि आप इस सिम्टम को पहचानें कि ये अधरंग हो सकता है। अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं और वो घर में बैठे रहते हैं, सोचते हैं शायद ठीक हो जाएगा, आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर घर में ही आपने वेस्ट कर दिया, फिर वो जो विंडो है 4.5 घंटे की, वो विंडो निकल जाती है, क्योंकि उस बीच में आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, CT स्कैन होना है, और वो 4.5 घंटे के अंदर अगर नहीं पहुंचे तो फिर वो लाइलाज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो नेचुरल रिकवरी की तरफ चले जाता है, क्योंकि अभी तक 4.5 घंटे का ही विंडो है जिसमें हम लोग वो दवाई दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है स्ट्रोक, जिसे हम अधरंग भी बोलते हैं। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अधरंग का कोई इलाज नहीं है, पर ऐसा नहीं है, अब इलाज संभव है। अधरंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, वो है टाइम। अगर हम 4.5 घंटे के अंदर एक ऐसे सेंटर जहाँ पे CT की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तक कि ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे हॉस्पिटल में सबसे पहले ना जाएं जहाँ पे CT की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग जिनको रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा होता है, जैसे कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी पहले से है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें BP की बीमारी है, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि CT सेंटर उनके घर के आसपास कहाँ पे है। और अगर उनके मरीज को ऐसा कोई भी सिम्टम, जैसे कि उनके मुंह का टेढ़ा हो जाना, बात ना कर पाना, निगल ना पाना, या किसी साइड पे हाथ या पैर में पावर कम हो जाना, तो उस टाइम पे जल्दी से जल्दी उस सेंटर तक पहुँचे, CT करवाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। अब बात करते हैं स्क्रब टाइफस की। ये कैसे होता है? कोई भी फीवर को क्या स्क्रब टाइफस का नाम दिया जा सकता है? आजकल बहुत सुनने में आ रहा है स्क्रब टाइफस से इतने मरीज़ दाखिल हो गए, इतनी मौतें हो गई, और ये आज से नहीं, आज से कम 10-12 साल हो गए हैं जब से हिमाचल में स्क्रब टाइफस पता चला है, बल्कि ज़्यादा हो गया होगा। तो स्क्रब टाइफस एक ऐसी चीज़ है कि जब लोग ये जून या जुलाई के महीने के बाद बरसात होती है, घास उगता है, लोग उसके बाद घास काटने जाते हैं, और जुलाई से लेकर के सितंबर या अक्टूबर के महीने तक ये
बीमारी देखने को ज़्यादा पाई जाती है। इक्का दुक्का केस इसके आसपास, इसके आगे पीछे भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर केसेस इसी के बीच में आते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत शॉर्ट में देखें तो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आता है, ठीक है। वो कीड़ा इस घास में मिलता है, उसको माइट बोलते हैं। माइट का लार्वा होता है, उसको चिगर्स बोलते हैं। ये तो छोटी जानकारी है, बट ये अगर आदमी जब घास काटने जाता है तो उसके शरीर में चढ़ जाते हैं और उनको एक ब्लड मील चाहिए होता है अपनी नेक्स्ट लाइफ फॉर्म में जाने के लिए, तो वो काट करके ब्लड सक करते हैं और इस माइट के अंदर वो कीटाणु मौजूद होता है जो कि आदमी के रक्त के अंदर या शरीर के अंदर घुस जाता है। जिस जगह से घुसता है वहाँ पर एक निशान पड़ता है जो कि जैसे कि जलने का निशान होता है ना, कभी कोई चिंगारी से जैसे जल जाता है तो वहाँ जो निशान पड़ता है उस तरह का निशान शरीर में पड़ता है, बट वो सब में नहीं मिलता है। बट हम इसको अगर संक्षेप में देखें तो जिस मरीज़ को स्क्रब टाइफस होता है उसको बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, उसको मुंह में सोजिश आ सकती है, उसके शरीर में दर्द होगी बहुत ज़्यादा, जोड़ों में दर्द हो सकती है, सिर में दर्द हो सकती है। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं बुखार के केस में और बुखार 2 दिन से ज़्यादा तक आपका बुखार थर्मामीटर में आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो उस केस में आपको कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली अपने नज़दीक के डिस्पेंसरी में जा कर के डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन जो 2 दवाइयाँ इसके लिए कारगर हैं वो ले लेंगे तो स्क्रब टाइफस का ऐसा कोई केस नहीं जो कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है। आज स्क्रब टाइफस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। जुलाई से सितंबर के बीच 2 दिन से ज़्यादा का बुखार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर शरीर में कहीं पर भी यह निशान मिले तो वो स्क्रब टाइफस ही है। नियर बाय अस्पताल में जाकर डॉक्सीसाइक्लिन नाम की गोली का सेवन करें। अगर आप इस बुखार को इग्नोर करते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, आंखों का लाल होना और डॉक्सीसाइक्लिन को अगर आप 5 दिन के अंदर ना लें तो यह बीमारी हमारे लिवर, किडनी, सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द जुलाई से सितंबर के महीनों के जो भी बुखार आता है डॉक्सीसाइक्लिन ज़रूर लें और अपना इलाज करवाएं। आमतौर पर देखा जाता है घरों में जलने की समस्या आम होती है। इस जलने की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? जी, तो बर्न्स के केस में तो सबसे पहले तो अगर कोई मेजर बर्न्स हैं जिसमें कि शरीर का बहुत सारा हिस्सा जल गया है उसमें फ़र्स्ट एड उतनी कारगर नहीं होगी, उसमें तो इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, माइनर बर्न्स जो हैं अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ हिस्सा जैसे हाथ का हिस्सा, बाजू का हिस्सा या कहीं शरीर का छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर बर्न्स हुए तो उसको पानी के नीचे जैसे ही बर्न होता है, जैसे ही आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ गिरती है उसको इमीडिएटली बहते हुए पानी, नलके के पानी के नीचे उसको रख दीजिए। बहुत ठंडा पानी ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी नुकसान कर सकती है स्किन को। उसको पानी के नीचे रखें और वो जो हीट की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको वो कम कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा तो हीट इंड्यूस्ड डैमेज जो होता है वो बर्न्स का कम हो जाता है। जब शरीर का 30 से 40% हिस्सा जल जाता है तब तो हमें इमीडिएटली अस्पताल चले जाना चाहिए। पर अगर छोटे मोटे बर्न जो गर्म खाना या चाय गिरने से हो तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हमें उसे ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। हमें बहुत ठंडा पानी ही नहीं लेना है, हमें नलके वाला पानी भी चल सकता है। अगर मुंह में हमें गर्म पानी या गर्म चाय जल जाता है तो मुंह के अंदर हम बर्फ़ डाल सकते हैं। इसके अलावा जो जलने की वजह से ब्लिस्टर हो जाता है उसे कभी फाड़ना नहीं है। उसके ऊपर जब वो ठंडा हो जाए और थोड़ा जलन कम हो जाए तो उस पर कोई लोशन लगा सकते हैं और दर्द की कोई गोली ले सकते हैं। सीजर्स या मिर्गी के दौरे होते क्या हैं? इसके लिए क्या प्राथमिक उपचार हो सकते हैं? क्योंकि लोगों का मानना है चम्मच आदि का उपयोग करके भी मिर्गी को ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो मिर्गी का दौरा है वो ब्रेन में कुछ डिफेक्ट होता है या कुछ डिसऑर्डर होता है या छोटी सी कई बार सिस्ट होती है उसकी वजह से, या फिर और बड़े सारे शरीर में कारण हो सकते हैं मिर्गी के दौरे के। उसमें आपको ट्रीट करने के लिए तो एज अ ले पर्सन एज अ फर्स्ट एड कुछ नहीं करना है। मिर्गी का दौरा अपने आप जब शुरू होता है तो 1-2 मिनट के अंदर अपने आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ख़त्म हो जाता है। आपने कोशिश ये करनी कि कोई व्यक्ति मिर्गी का दौरा जब पड़ रहा है उस समय किसी मिर्गी के दौरे के पेशेंट के मुंह में पानी ना डालें, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। अगर आप मुंह में पानी या कुछ भी चीज़ डालेंगे वो सीधा सांस के नली में जाके उसका सांस रोक सकती है। मैं आज आपको कुछ चीज़ें मिर्गी के दौरे के बारे में, जिसको हम सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, बट ये किसी को भी हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी मरीज़ मिर्गी के दौरे में जहाँ सीजर डिसऑर्डर में पाया जाता है तो आपको कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको उसके आसपास वाला एनवायरनमेंट, जो कि आसपास चीज़ें हैं, वो साफ़ करनी है। यदि किसी पेशेंट ने कोई भी चीज़ लगाई हुई जैसे कि कोई ऐनक या कोई डेंचर, उसको भी निकालना है और उसको एक साइड पे लेटाना है
और आपको कभी भी किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरान कुछ भी खिलाना या पिलाना नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका ये खाना या जो भी आपने पिलाया है वो सांस की नली में जा सकता है और उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और कभी भी मिर्गी के दौरे को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, वो खुद अपने आप 4 से 5 मिनट में सेटल हो जाएगा। और जब भी वो मिर्गी का दौरा सेटल होता है, आपने जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल लेके आना है। हिमाचल में देखा गया है कुत्तों की काटने की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। लोगों में एक भ्रांति यह भी है कि वैक्सीनेटेड डॉग के काटने से हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए फर्स्ट एड हो सकती है? डॉग बाइट में ऐसा है कि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रेबीज़ हुआ है डॉग को, उसके सिम्टम हो सकता है डॉग में इमीडिएटली ना देखने को मिल रहे हों। वैक्सीनेटेड डॉग है तो भी, क्योंकि डॉग्स यूजुअली दूसरे डॉग से साथ मिक्सअप हो जाते हैं। आप कभी घुमाने ले जा रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट में कभी डॉग्स हैं, किसी ने काट दिया छोटा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके वैक्सीनेटेड डॉग को भी कई बार रेबीज़ हो सकता है। 100% ना तो वैक्सीन्स काम करती हैं, इसलिए कभी भी अगर डॉग काटता है तो आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। एक बार रेबीज़ हो गया तो 100% मोर्टेलिटी, उसका कोई इलाज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता, बिल्ली या साथ में कोई भी बंदर भी काटता है तो आपको सबसे पहले उस अंग को बहते पानी के नीचे 15 से 20 मिनट धोना है। आप साबुन का इस्तेमाल भी साथ में कर सकते हैं। यदि वहाँ पे बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप एक कुछ लूज पट्टी भी बांध सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है। और जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना है, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी जानवर को रेबीज की बीमारी है तो उस जानवर ने पेशेंट को काटा है तो उस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है और 100% उसकी मोर्टेलिटी है। तो इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल व्यक्ति को लाना है। कई बार खाते हुए बोलते समय खाना हमारे गले में फंस जाता है, या फिर छोटे बच्चे गले में कुछ फंसा देते हैं। ऐसी समस्या को चोकिंग कहते हैं। इससे कैसे निपटा जा सकता है? अक्सर ये जो होता है, अगर खाना खाते हुए लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, या फिर कोई मीट खाते हुए आदमी बातचीत कर रहा है तो मीट का टुकड़ा गले में फंस जाता है। बच्चे अगर कोई कंचे वगैरह कुछ और, ये चोकिंग हज़ार्ड हमेशा रहता है। तो बच्चों के आसपास एक तो ऐसी चीज़ें ना रखें। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि वो मुंह में डालें और उनके गले में फंस जाए। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर तो अगर कुछ चोकिंग होती है, उसको एक स्पेसिफिक तरीका है जो कि सीखना पड़ेगा। उसको बैक स्लैप्स बोलते हैं। बच्चे को ऐसे हाथ पे लेकर के हथेली से उसके बैक पे और थोड़ा सा सिर को नीचे रख के हथेली से बैक पे इस तरह से 5 बार मारते हैं, फिर सीधा करके चेस्ट पे ऐसे कंप्रेशन करते हैं। तो ये तो सीखना पड़ेगा, ये वाली विधा जो है। और जो बड़ों में उसके लिए हाइमलिक मैन्यूवर होता है। अपने हाथ की मुट्ठी बना करके ऐसे अंगूठा अंदर रख करके नाभि से ऊपर रख करके ऐसे प्रेशर दिया जाता है ऊपर को, ताकि जो पेट का प्रेशर है उससे जो लंग्स में जितनी हवा है वो प्रेशर के साथ बाहर आती है और जो गले में चीज़ फंसी है वो बाहर निकल जाती है। तो उसको हाइमलिक मैन्यूवर है। यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई होंगी। तो इस तरीके से चोकिंग वाले पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। और हाँ, एक यूनिवर्सल साइन बोलते हैं चोकिंग का, उसमें आदमी अपने गले पर ऐसे हाथ रखता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे हाथ रखता है कि उसका शरीर नीला पड़ रहा है, मुंह नीला पड़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसको चोकिंग है। और उस केस में हाइमलिक मैन्यूवर करने में उसकी जान बच सकती है और उसमें परहेज़ नहीं करना चाहिए, किसी की जान बचाई जा सकती है। नाली में अगर कुछ फंस जाता है, वो मरीज़ ऐसे गले पे हाथ रखकर हमें मतलब दिखाई दे सकता है गले पे हाथ रखा हुआ, और सांस के लिए वो लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक हाथ से मुट्ठी अपनी एक बनानी है और मरीज़ की जो नाभि है उसके थोड़ा सा ऊपर रखनी है, और दूसरे हाथ को हमने मुट्ठी के ऊपर रख लेना है, और हमने अंदर को और ऊपर को मरीज़ को थोड़ा सा अंदर पेट के अंदर को पुश करना है। पुश करने से होगा क्या कि जो कोई भी चीज़ सांस की नाली में फंसी होगी वो प्रेशर से मुंह के रास्ते से बाहर आएगी, और इस तरीके से हम मरीज़ को बचा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में खून की कमी हमेशा रहती है। ऐसे में आप कैसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो ब्लड डोनेट करें? देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आज ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर जितना आपने डोनेट किया है ब्लड वो वापस आ जाता है। पर हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो एक जो आपने ब्लड डोनेट किया है किसी की जान बचा सकता है। खासकर कभी एक्सीडेंट होते हैं तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बहुत सारे 5-10 यूनिट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड का रिप्लेसमेंट ब्लड ही होता है। किसी हमारे शरीर में 5-5.5 लीटर ब्लड होता है, उसमें से अगर 2-3 लीटर किसी का चला गया है
कभी ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में, और हम लोग सब सड़कों पे चलते हैं, हमें नहीं पता हमारा किसका कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इमीडिएटली आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से आएगा। तो अगर हम लोग एक आदत बनाते हैं ब्लड डोनेशन की, बहुत अच्छी आदत होती है, और मुझे लगता है कि यूथ को हमेशा आगे आना चाहिए इसके अंदर। और ब्लड डोनेशन एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप उसको बिल्कुल उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना फ्रीक्वेंटली आप ब्लड डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, बीच में 2-4 महीने का गैप ज़रूर देना होता है, बट इसमें जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, उनको डेफिनेटली ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी की भी जान बचाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी घायल या बीमार की सहायता करना चाहता हो, लेकिन उसे प्राथमिक उपचार के बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे में वो कैसे उसकी सहायता कर सकता है? हम जो ह्यूमंस हैं, हमेशा टेंडेंसी रहती है कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इसमें 2 चीज़ों की बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कि जो मैं शुरू में बताना भूल गया, पर यह है कि आप कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में जाएं जहां आप दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी होती है। कहीं पर अगर बिजली की तार गिरी है ना, तो आपको करंट लग सकता है। कहीं अगर डूबने वाला किस्सा है, जैसे आजकल फ्लड्स आ रहे हैं, किसी की आप जान बचाने जाएं तो आपकी खुद की जान खतरे में आ सकती है। कहीं रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो दूसरी गाड़ी आके आपको टक्कर मार सकती है। कोई सांप है, आप उसको बचाने जा रहे हैं, सांप आपको काट सकता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, फायर के केसेस हैं, जहाँ पर कि आप खुद फायर की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखनी होती है कि वो सीन सेफ़ है या नहीं है। कोशिश करें विक्टिम को उस सीन से हटा कर ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर आप उसको फर्स्ट एड दे पाएँ। सबसे पहले तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि अगर किसी को बिल्कुल जानकारी नहीं है फर्स्ट एड की, तो उस केस में 108 को आप फ़ोन करें। 108 में जो लोग हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेंड होते हैं। आप उनको सिचुएशन बताएंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे और साथ में एम्बुलेंस भी भेजेंगे, और एम्बुलेंस में ट्रेंड पर्सनल आ जाएंगे। और जब तक एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँचती, तब तक 108 वाले लोग जो हैं आपको सारी जो भी आपको फर्स्ट एड के लिए आपको जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए कि आपके पास ऐसी सेंट्रल एजेंसी है। और कुछ भी नहीं है तो मोबाइल का इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना वक्त है, तो मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल हो सकती है। आपने प्राथमिक उपचार के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षा जी, ये मौका आपने हमें दिया लोगों से बातचीत करने का और आपके साथ जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आज के इस कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। दर्शकों, हमारा मानना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन स्कूल्स कॉलेजेस में भी दी जानी चाहिए, ताकि प्राथमिक उपचार के बारे में बच्चों को नॉलेज हो, और अगर भगवान ना करे उनके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वो पैनिक ना होकर इस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।